Ready! Watch out! इस मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नासा ने अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर रिसर्च के लिए भेजा है। अभी वो अपनी रिसर्च के लिए कुछ सैंपल्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक अलर्ट मिलता है कि मार्स पर बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। उन्हें जल्द से जल्द अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पहुंचना होगा। वो सब ये फैसला करते हैं कि हमें यहाँ से फौरी वापस जाना होगा। मिशन को खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। वो वहाँ से वापसी के लिए अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो अचानक वहाँ तूफान आ जाता है। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क वॉटनी है, तेज तूफान की वजह से एक चीज उसको हिट करती है और वो तूफान में कहीं गायब हो जाता है। वो सारे एस्ट्रोनॉट्स उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उनके पास वक्त बहुत थोड़ा है, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। सब उसके सिग्नल तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई सिग्नल उन्हें नहीं मिल रहा। वो ये समझ जाते हैं कि मार्क वॉटनी मर चुका है और वो वहाँ से दुखी दिल के साथ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की कमांडर उसकी सीट खाली देखकर काफी मायूस और दुखी होती है। नासा के डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि मार्स पर जो हमने एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, कल रात को वहाँ अचानक तूफान आने की वजह से हमें वो मिशन रद्द करना पड़ा। हमारे पास वापस आने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मीडिया को वो बताते हैं कि हमें बड़े दुखी दिल के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि मार्क वॉटनी जो एक एस्ट्रोनॉट है वो उस तूफान की जद में आके जिंदा नहीं रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्स पर तूफान खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं मार्क वॉटनी जिंदा है। वो अचानक उठता है तो उसको बहुत दर्द हो रही होती है। वो देखता है कि उसके शरीर में एक रॉड घुस चुका है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन दर्द की वजह से उसे वो निकाल नहीं पाता। वो किसी तरह से उठकर वहाँ करीब ही एक कैंप जो उन्होंने रिसर्च के लिए बनाया होता है वो उसके अंदर जाता है। फिर वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। वो अपना जख्म खुद ठीक करता है, स्टिचेस भी लगाता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। मार्क नासा से कांटेक्ट नहीं कर सकता। उसके सारे इक्विपमेंट्स जिनसे वो नासा से कांटेक्ट कर सकता था वो सब तूफान की वजह से नष्ट हो चुके हैं। वो काफी परेशान होता है कि मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे 4 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 4 साल बाद नासा एक और टीम भेजने वाला है जो यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगी। वो कहता है मैं 4 साल जिंदा कैसे रहूंगा? अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो दम घुटने से मर जाऊंगा। लेकिन वो 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 साल का खाना नहीं है और ऑक्सीजन भी इतनी नहीं है। अगर उसे घर वापस लौटना है तो उसे 4 साल का खाना अरेंज करना पड़ेगा। फिर मार्क वहाँ पे मौजूद सारे खाने की चेकलिस्ट बनाता है कि मैं देखूं कि मेरे पास कितना खाना है। वो सब हिसाब लगाने के बाद इस नतीजे पे पहुँचता है ये खाना बहुत ज्यादा भी चला, अगर मैंने बहुत कंजूसी से भी ये खाना खाया तब भी ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके सामने चैलेंज होता है कि वो खाने का बंदोबस्त कैसे करे। अचानक उसे ख्याल आता है मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, मुझे पता है कि फसल कैसे उगाई जाती है। वो मार्स पर आलू उगाने का प्लान करता है। फिर वो ये डिसाइड करता है कि मैं मार्स पर खेती करूंगा। वो यहाँ पर आलू उगाने का सोचता है लेकिन उसे मिट्टी को इस काबिल बनाना है कि वो आलू की फसल को तैयार कर सके। उसके लिए उसे बहुत सारे पानी की जरूरत है और मार्स पर पानी नहीं होता। मार्क वॉटनी एक बॉटनिस्ट है तो उसे पता है कि पानी का बंदोबस्त कैसे किया जाता है और उसे ये भी पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। वॉटनी रिसर्च कैंप के अंदर जो मार्स पर उन्होंने बनाया है वो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है और उसमें आलू डालता है, अपनी पोटी खाद के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये काम उसके लिए काफी मुश्किल होता है लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना है। अगर वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं मार्स में मरूंगा नहीं, मैं सरवाइव करूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं अपने आप को धरती पर वापस ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब मार्क वॉटनी के सामने एक चैलेंज होता है कि उसे बहुत सारा पानी चाहिए आलू उगाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उसे ये पता होता है कि पानी कैसे बनाया जाता है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने से उससे पानी बनता है। जब वो पानी बनाने की कोशिश पहली दफा करता है तो बहुत जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट होता है। वो अपने आप को कोसता है कि मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैंने हर चीज का हिसाब लगाया, हर चीज के बारे में सोचा लेकिन अपनी सांसों से आने वाली ऑक्सीजन के बारे में मैंने नहीं सोचा। फिर वो ये
कोशिश दोबारा करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। वहाँ आलू की फसल के इर्द गिर्द जो उसने प्लास्टिक के पर्दे लगाए थे उस पे पानी की बूंदें आना शुरू हो जाती हैं और वो अपने मिशन में कामयाब होना शुरू हो जाता है। तो अचानक एक दिन उसकी नजर अपनी फसल पे पड़ती है। एक छोटा सा आलू का पौधा उसे नजर आता है। वो उसे देख के बहुत खुश होता है। वो उस पौधे को कहता है वेलकम। फिर नासा अपनी टीम के साथ एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी में मसरूफ होता है। अचानक सैटेलाइट से ली गई कुछ पिक्चर्स नासा में काम करने वाली एक लड़की को मिलती हैं। उन पिक्चर्स को देखती है और हैरान हो जाती है। हमने जो रिसर्च सेंटर मार्स पर बनाया था उस रिसर्च सेंटर में कुछ तब्दीलियां नजर आती हैं। वो हैरान होती है। वो अपने सीनियर को बुलाती है और सीनियर देखकर कहता है मुझे 100% कंफर्म हो चुका है कि मार्क वॉटनी जिंदा है। ये सोलर पैनल साफ होकर दोबारा लगे हैं, इन्हें अपनी जगह दोबारा लगाया गया है और इनकी सफाई भी की गई है। वो अपने सीनियर को बताते हैं तो सीनियर ये जानकर हैरान होता है और वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम मीडिया को क्या कहेंगे। पहले हमने उन्हें बोला कि वो मर चुका है और अब हम कहेंगे सॉरी नहीं वो जिंदा है। इस बात को लेकर उनकी आपस में बहस होती है, लेकिन उनका सीनियर कहता है हम जानते हैं वो जिंदा है, हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे वो मर चुका होगा क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। धरती से मार्स तक पहुँचने में 4 साल लगते हैं। उसका कहना ठीक होता है। सारे उसकी बात से सहमत होते हैं। मार्क वॉटनी को मार्स पर 70 दिन गुजर चुके हैं। अब वो हिसाब लगाना शुरू करता है कि अगला मिशन मार्स पर कब आएगा। वो हिसाब लगाता है और ये देखता है कि ठीक 4 साल के बाद अगला मिशन आएगा और जहां मैं हूँ वहां से 3200 किलोमीटर दूर आएगा। तो मुझे वहां जाना पड़ेगा और उसे ये सफर तय करने में 50 दिन लग जाएंगे। उसके पास जो स्पेस कार होती है मार्स पर चलने वाली, वो 35 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती क्योंकि उसकी बैटरियों को उसे दोबारा चार्ज करना पड़ता है। इस दौरान उसका एक पूरा दिन जाया होता है। साथ ही साथ उसे अपने खाने पीने और ऑक्सीजन का भी ख्याल रखना। वहाँ पर नासा की टीम मार्क वॉटनी तक खाना पहुँचाने की तैयारी करते हैं। उन्हें इस तैयारी को करते करते 3 महीने लग जाएंगे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को खाना भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको वहाँ पहुँचने में 9 महीने लगेंगे, यानी कि पूरा 1 साल लग जाएगा। नासा की टीम ये टाइम शेड्यूल देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि हम किसी तरीके से इस खाने को जल्द नहीं पहुंचा सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्क वॉटनी की आलू की फसल तैयार हो चुकी है। उसने 400 पौधे उगाए जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो किए। इतनी अच्छी फसल की उसे उम्मीद नहीं होती। अब वो आलू निकालता है तो छोटे आलूओं को दोबारा बो देता है, बड़े आलूओं से अपना स्टॉक तैयार करता है जिससे वो खाकर जिंदा रह सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो खाद के लिए अपनी पॉटी इस्तेमाल करता है। अब उसको और पॉटी चाहिए। उसके जहन में आता है कि जो मेरी टीम यहाँ से होकर गई है उनकी पॉटियां भी इधर ही मौजूद है। वो रिसाइकल बैग निकालता है, जो पॉटियां वहाँ मौजूद होती हैं वो उनको खाद के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ उसे इस बात का एहसास होता है कि चाहे मैं जितने मर्जी आलू उगा लूं, अगर मैंने नासा से कांटेक्ट ना किया तो मैं यहाँ जिंदा नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि उसे आलूओं के साथ और बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ आलू ही उसकी जान नहीं बचा सकते। इंसान को जिंदा रहने के लिए और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। उसे याद आता है कि 1997 में नासा ने मार्स पर एक कैमरा भेजा था। अगर उस कैमरे को मैं तलाश कर लूं तो मैं नासा से कांटेक्ट कर सकता हूं। अगले दिन सुबह वो उसी कैमरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो नासा की टीम सैटेलाइट के थ्रू नजर रखे हुए है उन्हें और मूवमेंट्स नजर आती है। वो एक दूसरे से कहते हैं अभी ये किस तरफ को जा रहा है। सैटेलाइट मुसलसल उस जगह की तस्वीरें खींच कर नासा को भेज रही होती है। जब वो उसकी दिशा को नोट करते हैं उसका सीनियर उससे कहता है मैं समझ गया ये कहाँ जा रहा है। ये उस कैमरे को ढूंढने जा रहा है जो हमने 1997 में मार्स पर भेजा था। पर ये बहुत पुराना सिस्टम होता है। मार्क वॉटनी जब उस कैमरे को ढूंढ लेता है, उसको जमीन से निकालता है, उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है, तो उसे ये पता चलता है कि ये कैमरा बहुत पुराना है। इस कैमरे के थ्रू वो अपना पैगाम तो उन तक पहुंचा सकता है, लेकिन उनका मैसेज मार्क वॉटनी तक कैसे पहुंचेगा। मार्क वॉटनी काफी परेशान हो जाता है और उसे ये यकीन भी नहीं होता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन वो अपनी हिम्मत बनाते हुए उस कैमरे को ऑन करता है, उसके सोलर पैनल सिस्टम्स को साफ करता है। वो उस कैमरे को ऑन करने के बाद 3 बोर्ड्स बनाता है। बीच वाले बोर्ड पे उसने लिखा होता है क्या आपको मेरी तस्वीर या मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और राइट और लेफ्ट पे उसने यस और नो लिखा होता है कि अगर कैमरा यस की तरफ मूव कर गया तो इसका मतलब उनको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, या इसने मूव ही न किया तो फिर इसका मतलब कि ये काम ही नहीं कर रहा। वो इंतजार करता है कि कब ये कैमरा मूव हो। अचानक कैमरा यस की तरफ मूव
मूव करता है। उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और बहुत खुश होता है। फिर वो उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है। बस फिर क्या था, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाती है। नासा की टीम उसे बताती है, हम तुम तक खाना भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यकीनन हम इस पे कामयाब भी हो जाएंगे। ये खबर मीडिया में पहुंचती है और साथ ही मार्क वॉटनी के दूसरे क्रू मेंबर्स तक पहुंचती है। क्रू मेंबर्स बहुत खुश होते हैं पर दुखी भी होते हैं कि हम उसे वहां छोड़ आए। उस वक्त उनके पास कोई चारा नहीं होता। मार्क वॉटनी की कैप्टन अपने आप को कोसती है कि मेरी गलती है, मैं उसे वहां छोड़ आई, वहां मुझे उसे ढूंढना चाहिए था। कैप्टन के दूसरे साथी उसे कहते हैं, नहीं कैप्टन, आपकी गलती नहीं है, तूफान इतना तेज था और हम यही समझे कि वो मर गया है। मीडिया में ये बात आग की तरह फैलती है। लोग मार्क वॉटनी को देखना चाहते हैं, उसकी फसल को देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया मार्क वॉटनी की खैरियत की दुआएं करती है। कैमरे के थ्रू लोगों को अपनी फसल दिखाता है और प्राउड करता है कि मैंने मार्स पर आलू की फसल उगाई है। सीन शिफ्ट होता है और अचानक अगले ही दिन एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है। वो एरिया जहाँ उसने फसल उगाई थी, वो फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। उसे काफी दुख पहुंचता है, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। उसका रोने को दिल करता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और कहता है, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं मार्स पे मरने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से जरूर जमीन तक पहुँचूंगा। नासा उससे कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास कितने दिन का खाना बचा है। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है। नासा की टीम उसे कहती है, तुम्हें इस खाने को और ज्यादा दिन तक चलाना पड़ेगा। जब तक हमारी फूड सप्लाई तुम तक पहुंचेगी, हम नहीं चाहते कि तुम मर चुके हो, इसलिए तुम इस फूड को ज्यादा दिन तक चलाओ। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो जो खाना वो दिन में 3 दफा खाता था, अब उसे वो खाना 3 दिन तक खाना पड़ेगा। नासा उस तक खाना पहुंचाने के लिए लॉन्च की तैयारी करती है। नासा की टीम अपने चीफ डायरेक्टर को बताती है, हमने इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वो चीफ डायरेक्टर कहता है, अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करने लग पड़े तो और दिन गुजर जाएंगे, लिहाजा हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। इस फूड सप्लाई को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए हमें बगैर एक्सपेरिमेंट के ही से भेजना है। नासा की टीम एग्री हो जाती है और वहाँ पर वो लॉन्च को बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उस लॉन्च के अंदर मार्क वॉटनी के लिए खाना और कुछ जरूरी सामान रखा जाता है और फिर वो रॉकेट लॉन्च होते ही आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाता है। वो सब बहुत दुखी होते हैं कि हमने एक और मौका खो दिया। वो रॉकेट ब्लास्ट होते ही वो सब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि अब मार्क वॉटनी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। दोबारा लॉन्च को तैयार करेंगे तो उसमें और कई महीने चाहिए। ये खबर वो मार्क वॉटनी को देते हैं। जब मार्क वॉटनी को पता चलता है कि वो लॉन्च फेल हो चुका है, तो इससे वो काफी दुखी होता है। वो अपने क्रू मेंबर्स को और नासा को मैसेज करता है। मार्क वॉटनी कहता है कि मेरे माँ बाप से जाके मिलो, मेरे माँ बाप को बताओ कि आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं। उन्हें बताना कि वो अपने काम को पसंद करता है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके। ये खबर चाइना स्पेस सेंटर वाले सुन रहे होते हैं। चाइना नासा की हेल्प करने का फैसला करता है, क्योंकि चाइना के पास मार्स तक जाने के सारे इक्विपमेंट्स रेडी हैं। 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से लॉन्च करने की तैयारी पकड़ लेता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है। रिच नासा की टीम को वॉटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है, अगर वो जमीन पे उतरने के बजाय उसका चक्कर लगाकर वापस मार्स तक चले जाए और मार्क वॉटनी जो मार्स में है और वहाँ पर मौजूद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस पर बैठकर मार्स के ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाए, बहुत आसानी से उसके क्रू मेंबर्स को उसको खला में ही पकड़ सकते हैं और फिर वो बहुत आसानी से जमीन की तरफ वापस आ सकते हैं। सब कहते हैं कि हम एक बंदे के लिए अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन रिच, जिसने ये सारा प्लान नासा को बताया था, वो किसी तरीके से मार्क वॉटनी के क्रू मेंबर्स तक ये सारा प्लान पहुंचा देता है। वो जब ये प्लान सुनते हैं और देखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या हमें नासा की इजाजत के बगैर इस काम को करना चाहिए। सब एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि हम अपनी फैमिली से 533 दिन और नहीं मिल सकते। दूसरा ये, अगर इस मिशन को करते वक्त किसी भी चीज की गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार नासा हमें ठहराएगा। वो क्रू मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और इस फैसले तक पहुंच जाते हैं कि हम मार्क वॉटनी को वापस लेकर आएंगे। वो जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे बैठे होते हैं वो उसका रुख मार्स की तरफ मोड़ देते हैं और फिर नासा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है, तो वो समझ जाते हैं कि ये सब लोग मार्क वॉटनी को लेने जा रहे हैं। फिर नासा भी पीछे नहीं हटता। नासा उन तक उनका जरूरत का सारा
सामान पहुंचा देता है। वहीं पे हम देखते हैं कि मार्क वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। मार्क वॉटनी 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है। अब वो उसमें से सामान निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वजन कम ना हुआ मार्स के ऑर्बिट के बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी फोर्स ताकत चाहिए। वो सीट्स निकालता है, खिड़कियां निकालता है, छत का कुछ हिस्सा निकालता है ताकि इसका वजन हल्का हो सके। फिर मार्क वॉटनी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर टेक ऑफ करता है। पूरी दुनिया की नजर मार्क वॉटनी के इस मिशन पर लगी है। पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। हर कोई देखना चाहता है कि मार्क वॉटनी खैरियत से धरती पर वापस आए, और फिर वो मार्स के ऑर्बिट से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। उसके साथी उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और उसे ये बताते हैं ऑर्बिट से बाहर आते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो सकते हो। उसके साथी उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी एक एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए हैं। फिर जिस तरह ही वो ऑर्बिट से बाहर आता है तो मार्क वॉटनी बेहोश हो जाता है। उसके क्रू मेंबर्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अचानक मार्क वॉटनी को होश आता है और वो उन्हें आवाज देता है। वहाँ नासा के ऑफिस में सब लोग खुशी में झूम उठते हैं। अब यहाँ पर एक और मुश्किल आन पड़ती है कि मार्क वॉटनी की स्पीड इतनी ज्यादा है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। उसके क्रू मेंबर्स उसे बताते हैं कि हम एक परेशानी में हैं। वो उनसे पूछता है कि किस किस्म की परेशानी, मुझे बताओ। वो मार्क वॉटनी को बताते हैं कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे लिए तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। मार्क वॉटनी कहता है मैं समझ गया, इस चीज को मैं हल कर सकता हूँ कि मैं अपने स्पेस सूट में एक छेद कर दूंगा। उससे निकलने वाली ऑक्सीजन थ्रस्ट का काम करेगी और वो थ्रस्ट मेरे कंट्रोल में होगा। मैं उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करके आप तक पहुँच सकता हूँ। उसकी कैप्टन उसे कहती है ऐसा करने पर तुम अपना संतुलन भी खो सकते हो। मार्क वॉटनी कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये काम जरूर करूंगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। फिर मार्क वॉटनी अपने सूट पे छेद करता है तो इतनी तेजी से ऑक्सीजन बीच में से निकलती है, उसके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते मार्क वॉटनी अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो अपने कैप्टन तक पहुंच जाता है। मार्क वॉटनी अपने क्रू मेंबर्स के पास पहुंच जाता है और इस तरह बहुत सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार मार्क वॉटनी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और इस मूवी का दी एंड हो जाता है।